चलिए तो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं आज से टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं, उसके पीछे कुछ मोटिव है केमिस्ट्री का भी। जनरली हम चाहते हैं कि भाई हमें करंट मिले, और यदि वो करंट ना मिल जाए तो और भी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे केमिकल्स अवेलेबल हैं जो ऐसी केमिकल रिएक्शंस कर सकते हैं और इससे करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर अभी ही लूँ, फिलहाल में हम लिथियम आयन बैटरीज यूज़ करते हैं। उसमें भी इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, और जो कि बैटरी जो है रिचार्जेबल रहती है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये वाइड एप्लीकेशन है। दैट मीन्स आप केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एनर्जी कैसी? इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जनरली आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो। अब कई बार ऐसा होता है कि जो हम करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और साथ के साथ बहुत सारी एनर्जीज में और कन्वर्ट होती है, जैसे कि हीट। अगर यहाँ पे हीट वगैरह यूज हो रही है तो उसके लिए जनरली हम थर्मोडायनेमिक्स का यूज कर लेते हैं, जो कि आपको पढ़ाई जाएगी जब थर्मोडायनेमिक्स, और सेकंड ईयर में भी आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था, जिसमें आपने जाना था कि कैसे आप केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और कैसे उससे हीट निकलती है, उस हीट प्रोड्यूस को भी वहां पे चेक करते हैं। बट फिलहाल आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए जो बेसिक समझना है वही समझना है। कुछ मेटल की भाषाएं को आपको समझना है कि मेटल्स क्या है, मेटल की बातों को जानना है, और दूसरा आपको जानना है कि नॉन मेटल्स क्या होंगे। पहले कुछ बेसिक्स बना लेते हैं इस चैप्टर के लिए। तो मेटल्स क्या होंगे और नॉन मेटल्स क्या होंगे। देखिए, मेटल्स वे होते हैं जिनकी टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करें, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। और जनरली नॉन मेटल वो होते हैं जिनके पास टेंडेंसी होती है टू गेन इलेक्ट्रॉन। बाकी वो जो जनरल प्रॉपर्टीज होती हैं कि मेटल जो है वो लश्कर साइन रखता है, वो सब तो बेसिक प्रॉपर्टीज है, उनका भी कोई इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। बाकी हाँ, पता होना चाहिए, वो सब बेसिक प्रॉपर्टीज आपने बचपन में पढ़ी है, उनको ध्यान रखना है। और मेटल अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट सेल तो उस पर प्लस चार्ज आता है। सिमिलरली अगर नॉन मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस पर माइनस चार्ज आता है। तो जनरली मेटल के पास टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की, इलेक्ट्रॉन दिया प्लस चार्ज आ गया। नॉन मेटल के पास टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की, इलेक्ट्रॉन लिया माइनस चार्ज आ गया। तो बेसिक खेल हमने देखा कि मेटल और नॉन मेटल के लिए इलेक्ट्रॉन का ही है। और हम जनरली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यही पढ़ेंगे कि कैसे फ्लो ऑफ आयन से या फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैसे करंट प्रवाह हुआ है, कैसे करंट बना है। जनरली करंट का मतलब ये होता है कि फ्लो ऑफ आयंस या फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फ्लो ऑफ आयंस या फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो यही हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे यहाँ पे आयंस का फ्लो हुआ है, कैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ है, और कैसे जो है ये करंट प्रोड्यूस हो रहा है बाय दिस फ्लो ऑफ आयन और इलेक्ट्रॉन। तो मेटल और नॉन मेटल की बेसिक प्रॉपर्टी देखी कि इलेक्ट्रॉन देने की प्रॉपर्टी जनरली मेटल्स की होगी, और इलेक्ट्रॉन लेने की जो प्रॉपर्टीज है जनरली नॉन मेटल्स की होगी। इसके बाद मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिया, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर प्लस चार्ज आया, तो इसलिए मेटल्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहा जाता है। इसलिए मेटल्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहा जाता है, और जबकि नॉन मेटल को इलेक्ट्रोनेगेटिव कहा जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव कहा जाता है। ये बेसिक बचपन की बातें जो हमने जानी। तो बेस जानना हर चीज के लिए जरूरी है। तो नॉन मेटल और मेटल की दोनों की आपने प्रॉपर्टीज को देखा। इसी के बेसिस पे हम आगे कुछ जनरल बातें और पढ़ना चाहेंगे। वो है ऑक्सीडेशन,
एंड रिडक्शन। तो अगर ऑक्सीडेशन अब तक जो हमने पढ़ा है उसको ध्यान में रखना है कि हमने ऑक्सीडेशन में पढ़ा था कि गेन ऑफ ऑक्सीजन, हमने पढ़ा था लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हमने रिडक्शन में पढ़ा था गेन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन में हमने पढ़ा था लॉस ऑफ ऑक्सीजन। इसके अलावा हमने कुछ और टर्म्स पढ़ी थी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमें क्या जानना है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर आयंस की टर्म में हमें जानना है। तो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। शॉर्ट याद करने का तरीका, लियो सिंह राशि जो होती है शेर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, वेयर एज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो शेर है, शेर करता है घुर्राता है, ग्नोइंग करता है तो जी आर, घुर्राता है तो जी आर गर करता है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। और देखा जा सकता है यदि किसी की ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट होता हुआ दिखता हो और यहां पे किसी के ऑक्सीडेशन नंबर में आपको डिक्रीमेंट या डिक्रीज होते हुए दिखता हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप मेटल को ही ले सकते हैं। मेटल जो कि अपनी न्यूट्रल स्टेट में होता है, जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन देगा उस पर आएगा +1 चार्ज और वहां से वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। सिमिलरली अगर नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी को देखूं तो नॉन मेटल पे जनरली इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होती है, इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता होती है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऑब्वियस बात है इस पाएगा माइनस चार्ज। तो अगर मेटल को देखूं 0 ऑक्सीजन स्टेट से +1 ऑक्सीजन स्टेट में गया तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में +1 का इंक्रीमेंट हुआ है, तो मैं कह सकता हूं इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। नॉन मेटल में यदि मैं देखूं 0 ऑक्सीजन स्टेट में था, 0 से -1 ऑक्सीजन स्टेट में चला गया, तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे ऑक्सीडेशन में कमी आई है, डिक्रीज हुआ है। फिर इसको इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे भी देख सकते हो कि मेटल ने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करा है तो मेटल जनरली ऑक्सीडेशन करते हैं, नॉन मेटल ने जनरली गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है और जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं वो रिडक्शन करते हैं। तो जनरली ऊपर से जो चीजें हमने पढ़ी उसमें मैं इतना समझ में आया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें करंट तो बनाना है, केमिकल रिएक्शन तो करनी है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी चेंज करना है जो कि बुक्स में लिखा रहता है, पर वो करना कैसे है? या तो हम फ्लो ऑफ आयंस कर देंगे या फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर देंगे। यदि फ्लो ऑफ आयन और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है तो जनरली किसके थ्रू होगा? तो हमने बचपन से पढ़ा था, हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स जनरली या तो मेटल होंगे, नॉन मेटल होंगे या मेटलॉइड्स होंगे। मेटल जनरली वो होते हैं जिनकी क्षमता इलेक्ट्रॉन देने की होती है आउटर मोस्ट सेल से, नॉन मेटल की जनरली क्षमता इलेक्ट्रॉन लेने की होती है आउटर मोस्ट सेल में, ठीक है। इसके अलावा हमने इसी के बेस पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कंसेप्ट समझा, जिसमें हमने समझा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे ऑक्सीडेशन कहा जाता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन को कैसे रिडक्शन कहा जाता है। ये सब कहानी जनरली हमने समझी और पर्टिकुलरली ये कहानी हम ऑलरेडी पहले से जानते हैं। इसके अलावा जो लास्ट टर्म हमें यहाँ समझनी चाहिए वो ये कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट आर रिड्यूसिंग एजेंट। बल्कि मैं इस साइड रिड्यूसिंग एजेंट को लिखना चाहूंगा और इस साइड में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को लिखना चाहूंगा। उसके पीछे कारण क्या है कि लेफ्ट वाली साइड में मेरा मेटल नॉन मेटल, मेटल का ऑक्सीडेशन होता है वही चल रहा है, नॉन मेटल का रिडक्शन होता है वही चल रहा है, तो इसी के बेसिस पे मैं यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट लिखना चाहूंगा, क्योंकि जो मेटल होते हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और जो नॉन मेटल होते हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो ये एजेंट्स होते क्या हैं? जनरली रिड्यूसिंग जो एजेंट्स होते हैं उनका काम होता है, एजेंट है, एजेंट का काम क्या है भाई, उसका रिडक्शन बेचना काम है, तो रिडक्स जाएगा और रिडक्शन को बेचेगा। जैसे एलआईसी एजेंट है, एलआईसी एजेंट का काम है भाई मार्केट में जाएगा एलआईसी बेचेगा, जो उस पे है एजेंट जिस चीज का है उस चीज को बेचेगा। ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा एजेंट है जो रिडक्शन को बेचेगा, दूसरे के पास जाएगा कहेगा रिडक्शन ले लो, रिडक्शन, दूसरे के पास जाएगा कहेगा रिडक्शन ले लो, तो दूसरा कहेगा ठीक है भाई रिडक्शन दे दे। और जैसे ही दूसरे का रिडक्शन करेगा तो आपने देखा किसी भी जनरली सेल में अगर कोई रिएक्शन हो रही होगी तो वहां पे ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन भी देखने को मिलेगा।
किसी भी सेल में अगर कोई रिएक्शन हो रही होगी तो वहां ऑक्सीडेशन के साथ रिडक्शन भी देखने को मिलेगा, और ऐसी रिएक्शन जहां ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन देखने को मिले उसे हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, या भी आप जानते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स दैट मींस रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, प्लस ऑक्सीडेशन। अगर ये चाहेगा कि मैं दूसरे का रिडक्शन कर दूं, मैं दूसरे का रिडक्शन कर दूं क्योंकि मैं रिड्यूसिंग एजेंट हूं, तो ये खुद का ऑक्सीडेशन भी कर लेगा। कैसे कर लेगा जरा समझते हैं। मेटल है, मान लीजिए सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 281 होता है। सोडियम जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये बन जाएगा Na+, और ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। इसके बाद 28 बचेगा, हमने देखा सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अब यह है रिड्यूसिंग एजेंट, ये दूसरे के पास जाएगा, क्लोरीन के पास गया, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, 287 है। क्लोरीन के पास जाएगा, कहेगा भाई मैं तेरा रिडक्शन कर दूं, क्लोरीन कहेगा यस आ जाओ मेरा रिडक्शन कर दो। क्लोरीन कहेगा, ये क्लोरीन को कहेगा मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले ले, क्लोरीन कहेगा हाँ जी दे दो। क्लोरीन जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेगा, क्लोरीन कर लेगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है आप सभी जानते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल रिडक्शन होता है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले भी हमने देखा। तो क्लोरीन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तो क्लोरीन का रिडक्शन हो जाएगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन बेच रहा है, दूसरे को इलेक्ट्रॉन बेच रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन ले लो इलेक्ट्रॉन, और जैसे ही क्लोरीन के पास गया क्लोरीन ने तुरंत ही इलेक्ट्रॉन को गेन करा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरे का रिडक्शन करा दिया, और खुद इसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करा है, तो खुद इसने अपना जो है ऑक्सीडेशन कर लिया है। ऐसी जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे ये सेम इसी तरह के काम करेंगे, ये दूसरे के पास जाएंगे कहेंगे भाई ऑक्सीडेशन ले लो ऑक्सीडेशन, दैट मींस मेरे को इलेक्ट्रॉन का गेन करा दो, अपना इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो। फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल को जस्ट रिवर्स कर दूं तो आपके पास क्लोरीन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में आपने देखा 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो क्लोरीन जाएगा दूसरे के पास, क्लोरीन आया सोडियम के पास, सोडियम ला मैं तेरा ऑक्सीडेशन कर देता हूं, सोडियम कहेगा यस कर ले, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन तुरंत ही लूज कर देगा। तो सोडियम जैसे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, ला भाई मैं तेरा ऑक्सीडेशन करूं, सोडियम के पास गया ऑक्सीडेशन करा दिया, उसका एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, उसका करा दिया ऑक्सीडेशन, और खुद क्या कर लेगा, खुद का कर लेगा रिडक्शन, Cl पे आ जाएगा माइनस चार्ज। तो रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन बेचेंगे, दूसरे के पास जाकर उसको इलेक्ट्रॉन बेचेंगे, इलेक्ट्रॉन ले लो इलेक्ट्रॉन, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो दूसरे के पास जाएंगे कहेंगे इलेक्ट्रॉन दे दो इलेक्ट्रॉन। तो दैट मींस जो दूसरे का रिडक्शन करेगा तो रेडॉक्स रिएक्शन उसके पैरेलल चलेगा, तो खुद अपना जो दूसरे का रिडक्शन करेगा तो खुद का अपना ऑक्सीडेशन कर लेगा, अगर दूसरे का अगर कोई ऑक्सीडेशन करने चाह रहा है तो खुद का वो रिडक्शन कर लेगा। तो दैट मींस ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहने का मतलब ये है कि पैरेलल रन कर रहे होंगे। तो ओवरऑल हमें अब जो करंट बनाना है वो इन्हीं के बेसिस पे बनाना है, या ऑक्सीडेशन करना है या कहीं पे रिडक्शन करना है, इन्हीं टर्म्स को समझना है। पहले तो ये बेसिक बिल्कुल है, इन बेसिक को अगर ये बेसिक हमें बिल्कुल क्लियर है कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन दिख रहा है कहाँ पे रिडक्शन दिख रहा है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमें पढ़ने में उतनी आसान हो जाएगी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने में उतनी आसान हो जाएगी। हालांकि जो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैं पढ़ाना चाहूंगा, इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को मैं 3 पार्ट में जनरली पढ़ाना चाहूंगा, जिसमें मैं अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको फर्स्ट पढ़ाऊंगा, या कोशिश करूंगा 2 ही पार्ट में इसको समेट दूं। तो इसमें मैं जो टॉपिक शुरू करूंगा ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट से शुरू कर देता हूं, लेटेस्ट से। और जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट है इसे मैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कहता हूं। किस तरीके से इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्टेंस करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस ये फर्स्ट टॉपिक मैं आपको पढ़ाता हूं। ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, ये आप क्लास 12 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और आपने बीएससी में भी पढ़ा, और आप ये मास्टर्स में भी पढ़ेंगे, और मास्टर्स के बाद जब आप ऑब्वियस है नेट गेट भी देंगे तब भी आपको ये टॉपिक से जो है सामना करना पड़ेगा। तो शुरुआत करता हूं मैं फर्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इसे मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 1 मान के चल रहा हूं, पार्ट 1 से शुरू करता हूं। इसमें सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि कंडक्टर्स के टाइप क्या हो सकते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि भाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना करंट हो रहा है, आयन का फ्लो होना करंट हो रहा है, ठीक है। जैसे हमने कुछ बचपन में क्वेश्चन भी पढ़े थे कि भाई जो HCl होता है अगर उसको ड्राई HCl रखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, पास नहीं करता है, पर जैसे ही उसका सॉल्यूशन बनाया जाता है HCl का वाटर में तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। वाई? बिकॉज ऑफ द H+, क्योंकि आपको पता है HCl एक एसिड है, और HCl वैसे जनरली गैस होती है, बट उसको जब आप वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो एक एसिड बन जाएगा, और जैसे ही HCl एसिड में H+ आयन आएंगे या हाइड्रोनियम आयन आएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो दैट मींस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट वो करता है जनरली जहां पे इलेक्ट्रॉन्स या फिर आयंस प्रेजेंट होंगे, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स या फिर आयंस प्रेजेंट होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो हम पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर आपको पता है विच कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें जनरली मैं पढ़ना चाहूंगा टाइप ऑफ कंडक्टर्स, टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स। तो समझने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले मेटालिक कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर्स
इसको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी कहा जाता है, क्योंकि जनरली हाँ इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही हमें देखने को मिलता है। मेटल है तो मेटल जनरली लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, तो यही चीज मैं आपको जस्ट बेसिकली। तो सबसे पहले आपके पास मेटेलिक कंडक्टर और उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। तो जनरली मेटेलिक कंडक्टर में कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, तो आप जानते हैं मेटल के अंदर सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है जिसको कर्नल्स कहा जाता है। तो उन कर्नल को जैसे ही इलेक्ट्रॉन हल्का सा चार्ज मिलता है तो क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है उस चार्ज को कैरी करता है एक एंड से दूसरे एंड पे, जिसे हम बोलते हैं उसकी कंडक्टिविटी, और जनरली टर्म यूज करते हैं मेटेलिक कंडक्टर का। तो आप इसमें लिख भी सकते हैं मेटेलिक कंडक्टर में द substances which allow the electricity the substances which allow the electricity to pass through them which allow electricity to pass through them without undergoing any change are metallic conductors and electrical conductance through metals, और जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हो रहा है मेटल से, इज कॉल्ड मेटेलिक कंडक्टेंस। इसमें एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हैं, जैसे बहुत सारे मेटल हैं भाई, जनरली हम CuAg ये लेते हैं क्योंकि इनकी जो कंडक्टिविटी है जनरली हाई देखी जाती है। सबसे ज्यादा जो हाई कंडक्टिविटी है वो Ag की देखी जाती है, उसके बाद कॉपर की देखी जाती है। तो जनरली ये हाई कंडक्टर वाले मेटल होंगे। इसमें सेकंड टाइप की जो कंडक्टिविटी आप जानना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे, इट इज इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर इसे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर भी कहा जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स भी से कहा जाएगा। तो क्या होता है जनरली, सबसे पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स जनरली ऐसे सॉल्ट्स होते हैं, ठीक। तो जनरली ऐसे सॉल्ट्स होते हैं या फिर ऐसी स्पीसीज होती हैं जिनको अगर वाटर में डाला जाए तो वाटर में वो ब्रेक हो जाती है। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रो का मतलब ऑब्वियस बात है इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में वो टूट जाए, लाइसिस हो जाए, वो ब्रेक हो जाए। तो जैसे ही उनमें लाइसिस होगा, लाइसिस का मतलब होता है टू ब्रेक, जैसे ही वो टूटेंगे तो वो कंस्टिट्यूएंट आयन में टूट जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप ब्राइन सॉल्यूशन बनाते हैं, आप ये वाटर ले रहे हैं, वाटर में NaCl डाल रहे हैं, तो आप देखेंगे NaCl को जैसे पानी में डालेंगे, हालांकि ये आयंस में ब्रेक हो जाएगा, बट जैसे ही आप इससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएंगे तो ये आयन फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। ये प्लस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ये माइनस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और अब जैसे ही देखेंगे ये आयन फ्लो हो रहे हैं तो फ्लो ऑफ आयन को ही जनरली करंट कहा जाता है। द फ्लो ऑफ आयंस इज कॉल्ड करंट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। आगे लिखेंगे, इसमें लिख सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स में द substances which allow the electricity to pass through them in their molten state or in form of their aqueous solution and undergo a chemical change are electrolytes or electrolytic conductors, are electrolytes
और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। इसमें जनरली एसिड, मैंने आपको बताया अभी HCl क्या एक इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, यस। जैसे उसको पानी में डाला जाता है वो H+Cl- हाइड्रोनियम आयन वहां पे आपको मिलते हैं, तो एसिड जनरली कंडक्ट कर सकते हैं। ऐसी बेस, हमने आरएनएस का कंसेप्ट पढ़ा था, याद होगा कि आरएनएस के अकॉर्डिंग एसिड वो होते हैं जो किसी सॉल्यूशन में जाने के बाद H+ देंगे या हाइड्रोनियम आयन देंगे, और बेसिस वो होते हैं जो किसी सॉल्यूशन में जाने के बाद OH- हाइड्रोक्साइड आयन देंगे। ऐसे सॉल्ट, हमने NaCl का एग्जांपल अभी जस्ट दिया, तो एसिड बेस सॉल्ट ये जनरली इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल होते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को शो करते हैं। एक जनरल ओवरव्यू भी आप देख सकते हैं, हालांकि ये जनरल ओवरव्यू आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बस एक एग्जाम दिमाग में सेटअप रहे कि हम क्यों इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस या फिर केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को पढ़ रहे हैं, तो उसके पीछे का एक मोटिव होना चाहिए। वो मोटिव यही है कि जनरली हमने देखा इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराना, आयन का फ्लो कराना है, जिसकी वजह से हमें करंट फ्लो होता हुआ दिखेगा। जनरली हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता हुआ दिखेगा, ऐसे एजेंट्स दिखेंगे जो ऑक्सीडाइजिंग करेंगे या रिड्यूसिंग करेंगे। तो इन्हीं के बेसिस पर हमें पता चलता है कि हाँ भाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। तो इसीलिए हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मेटालिक कंडक्टेंस क्या है या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या है। तो हेडिंग डाल सकते हैं इसको और अच्छे से पढ़ने के लिए, डिफरेंस बिटवीन मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो बनाइए एक साइड मेटालिक कंडक्टेंस और दूसरी साइड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। चलिए फिर तो पढ़ते हैं मेटालिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो फर्स्ट मेटालिक कंडक्टेंस में लिखेंगे इट इज कैरिड बाय मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मेटल के अंदर क्या है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसको कर्नल्स बोला जाता है, तो उसी के थ्रू जो है करंट फ्लो होता है। तो इट इज कैरिड बाय मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज कैरिड बाय मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, जबकि आयनिक कंडक्टेंस में आप लिखेंगे इट इज कैरिड मूवमेंट ऑफ आयंस, it is carried by movement of ions. Second, it involves no chemical change. It involves नो केमिकल चेंज, क्योंकि जब भी मेटालिक कंडक्टेंस होगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा, तो वहां पे कोई केमिकल चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो नो केमिकल चेंज, इट इन्वॉल्व्स नो केमिकल चेंज इन कंडक्टर, नो केमिकल चेंज इन कंडक्टर। ठीक है, जबकि इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो कंडक्टर है उसमें केमिकल चेंज हो रहा है, तो लिखेंगे इट इन्वॉल्व्स केमिकल चेंज, इट इन्वॉल्व्स केमिकल चेंज। केमिकल चेंज कैसा, डेट इज डीकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट जो है डीकम्पोज हो जाएगा, NaCl को पानी में डालो डीकम्पोज हो गया, Na+Cl- में टूट गया। तो इट इन्वॉल्व्स केमिकल चेंज डेट इज डीकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डेट इज डीकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, एज ए रिजल्ट केमिकल रिएक्शन, तो डीकम्पोजिशन हो रहा है, और डीकम्पोजिशन रिएक्शन आपने पढ़ी है जिसमें रिएक्टेंट जो है दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में टूट जाता है। तो यहाँ पे डीकम्पोजिशन स्टाइल आपको देखने को मिल रहा है, डीकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आप कह रहे हैं हाँ भाई यहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है। डीकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एज ए रिजल्ट केमिकल चेंज, एज ए रिजल्ट केमिकल चेंज। अब ये जो थर्ड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट स्टेटमेंट वाला पॉइंट बनता है। जनरली स्टेटमेंट में ऐसे पॉइंट पूछ लिए जाते हैं। लिखेंगे थर्ड पॉइंट, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर
metallic conductor decreases, metallic conductance decreases. It is because on increase in temperature, the thermal motion of metal ions, increase and they offer more resistance against the flow of electron. Against the flow of electrons. Hence conductance decreases. That means क्या है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी मेटल में, तो मेटल आपको पता है कि भाई इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसमें मोशन होना शुरू हो जाएगा, तो जो उसके अंदर होल्स बनने शुरू हो गए उनमें भी मोशन बनना शुरू हो जाएगा, जो कि इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने से रोकेंगे। दैट मीन्स टेम्परेचर बढ़ाओगे एक टाइम तक, तो शुरू में तो टेम्परेचर बढ़ाने पे आपको कंडक्टेंस बढ़ता हुआ दिखेगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी से निकलना शुरू हो जाएंगे और इजेक्ट होकर भागना शुरू करेंगे। बट जब पर्टिकुलर टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पे आप पहुंच जाओगे तो मेटलिक कंडक्टेंस घटना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा उसके अंदर भीड़ भाड़ होना शुरू हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, होल्स के बीच में, तो आप देखेंगे वहां पे मेटालिक कंडक्टेंस जो है गिरना शुरू हो गया, कम होना शुरू हो गया। थर्ड पॉइंट इसमें लिखेंगे, ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर, the dissociation into ions, on increase in temperature, the dissociation into ions increases, डिसोसिएशन इनटू आयन इंक्रीजेस। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आयन और ज्यादा डिसोसिएट होना शुरू हो जाते हैं। डिसोसिएशन ऑफ इनटू आयंस इंक्रीजेस as well as kinetic energy, ब्रैकेट में करके आप और एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी और एवरेज काइनेटिक एनर्जी of solute ion increase, and so resistance decreases, क्योंकि आयन की कंडक्टिविटी बढ़ रही है, उसका ब्रेकिंग बढ़ रहा है, तो रेजिस्टेंस ऑब्वियसली डिक्रीज होगा। रेजिस्टेंस डिक्रीजेस एंड हेंस कंडक्टेंस इंक्रीजेस, तो हम देखेंगे जो कंडक्टेंस है उसमें इंक्रीमेंट होते हुए दिखेगा, एंड हेंस कंडक्टेंस इंक्रीजेस। तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो अभी फिलहाल हम मेटल के कंडक्टेंस को नहीं देखेंगे, अभी केवल हम इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस को देखेंगे। आगे ही ऐसे ही मेटलिक कंडक्टेंस को भी हम बाद में पढ़ेंगे लेटर पोर्शन में, बट फिलहाल हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो हम सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और ऑन द कंडक्टेंस। हम जानने की कोशिश करेंगे इलेक्ट्रोलाइट कैसे हैं, वीक कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग कौन से होते हैं। तो जनरली ये कहानी हम जानने की कोशिश करते हैं। तो इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, कि इलेक्ट्रोलाइट्स को किन किन पोर्शन में क्लासिफाई किया जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं बच्चों? एक टर्म होता है जिसे हम कहते हैं अल्फा कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब है कि कितनी जल्दी ये डिसोसिएट हो जाएगा जब इसको सॉल्यूशन में डाला जाए। तो अगर ये जल्दी से डिसोसिएट हो रहा है तो अल्फा की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। मतलब
अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो अल्फा की वैल्यू उतनी ही ज्यादा देखने को मिलेगी। तो सो फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अल्फा वैल्यू इज मोर। और जनरल केस में ऐसा देखा जाता है कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 85% होती है। जब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जनरल स्ट्रॉन्ग है तो 70% से ज्यादा, और बहुत स्ट्रॉन्ग है तो 85% से ज्यादा वैल्यू होती है। दैट मीन्स 85% तक वो जो है डिसोसिएट हो रहा है, दैट मींस ब्रेक हो जा रहा है। NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो अगर इसका इलेक्ट्रोलाइसिस परसेंटेज निकालते हैं तो 90% से अब आता है। दैट मींस 10 में से 9 NaCl टूट जाते हैं Na प्लस और Cl माइनस में। तो अल्फा एक टर्म है जिसमें हम जनरली मेजर करते हैं कि कौन कितना डिसोसिएट हो रहा है, कौन कितना डिसोसिएट हो रहा है किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। तो जनरली आप लिखेंगे दीज आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएटेड इनटू आयंस। तो ये दीज आर ऑलमोस्ट completely dissociated into ions, into ions. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल NaCl का ले NaCl हो गया, KCl हो गया, ठीक है, NaOH होता है इसमें, ठीक, एक्सेट्रा। ये सारे जनरली इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल। तो अल्फा के बारे में भी थोड़ा लिख सकते हो, जिसे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोल रहे हैं, अल्फा विच इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, DOD शॉर्ट में लिख रहा हूं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो लिखेंगे it is the fraction of total number of molecules, fraction of total number of molecules of electrolyte which ionize in solution, which ionize in solution। तो कितना आयनाइज हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है अल्फा। अगर हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में जाना तो हमें यह भी जानना होगा कि कुछ इलेक्ट्रोलाइट ऐसे होते हैं जो पार्सली आयनाइज होते हैं, जिनको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, जिनको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। तो लिखेंगे these electrolytes do not ionize completely, do not ionize completely in solution। That means ये सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल जनरली ऐसा देखा जाता है कि इनका अल्फा जो है वो लेस देन 10% होता है। दैट मीन्स ये केवल 10 में से मैं कह सकता हूं एक ही जो पार्टिकल है उसका आयनाइज हो रहा होगा। दैट मीन्स इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.01, 10% या 0.1 ओनली, ओनली 0.1%, तो लेस देन 0.1। तो जनरली हमसे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहेंगे। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल एसिडिक एसिड ही है, वीक एसिड होता है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, इसके अलावा H3BO3 बोरिक एसिड, और भी देख सकते हैं HCN वगैरह, ठीक है, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये बहुत जगह एग्जाम्पल के तौर पे मिलता है, एक्सेट्रा। ये कुछ इसके एग्जाम्पल देखने को मिले। आई थिंक आपको वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंसेप्ट यहाँ पे समझ में आया होगा। अब आगे कुछ और टॉपिक्स को भी पढ़ लेते हैं, छोटे मोटे टॉपिक्स और निपटा लेते हैं। जैसे अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ जनरली फिजिक्स में पढ़ा था, वैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसका नाम है, बट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ब्रांच है बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक। ये फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता है और ये केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है। तो इसीलिए हम कुछ फिजिक्स के ही लॉ जनरली जैसे फिजिक्स में पढ़ते हैं, हालांकि मैं फिजिक्स के लॉ इज नॉट द एक्यूरेट थिंग, बट हाँ फिजिक्स में जनरली पढ़ते हैं तो फिजिक्स के लॉ कह सकता हूँ। तो फिजिक्स के लॉ को यहाँ अप्लाई करते हैं। तो ओम्स लॉ है करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, इसके बारे में आप लिख सकते हैं ओम्स लॉ, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर
is directly proportional to the potential difference, is directly proportional to the difference। कुछ ऐसा स्टेटमेंट आपने देखा है कि करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डिपेंड करेगा कि कितना वहां पे आपने पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। दैट मींस कितना पोटेंशियल है वहां इलेक्ट्रॉन के पास एक एंड से दूसरे एंड पे आने का। जितना पोटेंशियल होगा उतना ही वहां पे करंट प्रोड्यूस होगा। फिर प्रोपोर्शनल हटता है तो हम जानते हैं कांस्टेंट आता है जिसको हम आर, और यहाँ पे ये जो आर है इसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। दैट मीन्स इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है किसी मेटल की कि वो कैसे करंट को फ्लो होने से रोकेगा। दैट इज अपोजिशन ऑफर्ड टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, जो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस होती है आपने पढ़ा इट इज ओम, ऐसे हम बनाते हैं साइन इसका, या फिर ऐसे OHM लिख देते हैं। ठीक, तो ये इसकी यूनिट देखने को मिलती है। अब आगे जो हमें पढ़ना है कुछ और टर्म्स को पढ़ते हैं। जैसे एक टर्म होती है जिसे हम कहते हैं रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी, इस रजिस्टिविटी को समझने के लिए हमें कुछ बातें और समझनी है। तो क्या समझनी है देखते हैं। हमने पढ़ा था कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो आप लिख भी सकते हैं एज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, as resistance is directly proportional to the length and inversely proportional to the area of cross section, and inversely proportional to the area of cross section। So जब मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करता हूं तो आप देखेंगे, ये आप बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, क्लास 10th में आपने जनरली पढ़ा था, जनरली तो क्लास 10th में पढ़ा था, कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो हम देखते हैं रेजिस्टेंस जो है वो रो L/A आएगा। इसको मैं और सिंप्लीफाई करके आगे लिखूं तो यहां पे प्रोपोर्शन हटेगा, एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम जनरली रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये रो जो है यही होती है रेजिस्टिविटी। दिस रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। अगर इस रो की टर्म में मैं इक्वेशन को लिखूं तो रो इक्वल टू R इंटू A अपॉन L। अब R तो मीटर स्क्वायर में नापा जाता है और लेंथ को नापा जाता है मीटर में। मीटर से तो मुझे समझ में आएगा इसकी यूनिट ओम इंटू मीटर है, की यूनिट जो है वो ओम इंटू मीटर है। रेजिस्टेंस ओम है, रेजिस्टिविटी ओम इंटू मीटर। इतनी बात मुझे समझ में आती है। अब होता क्या है, अगर मैं रेजिस्टिविटी को कर दूं, रेजिस्टिविटी को रिवर्स कर दूं तो जनरली हम उसे कंडक्टिविटी बोलते हैं। द रिवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ऐसे रेजिस्टेंस को अगर रिवर्स कर दूं तो रेजिस्टेंस के इनवर्स को रिवर्स हम कंडक्टेंस बोलते हैं। तो मैं अगली हेडिंग से शुरुआत करना चाहूंगा जो है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस के बारे में आप लिख सकते हैं इट गिव्स द ईज, मतलब कितनी आसानी से करंट फ्लो होता है उसको हम कंडक्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस क्या था, अपोजिशन टू द करंट, और करंट को अगर अपोज कर रहा है वो रेजिस्टेंस था, तो करंट अगर इजीली फ्लो हो रहा है तो इट इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन रखते हैं। तो लिख सकते हैं इट गिव्स द ईज with which an electric current passes, it gives the ease with which an electric current passes। तो ये आसानी देगा कि कितनी आसानी से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है। तो जो कंडक्टेंस है इसको G से रिप्रेजेंट करा जाता है, G, और दिस G इक्वल टू
1 अपॉन में R। ये जो G है ये 1 बाई R होता है। दिस G इक्वल टू 1 बाई R। तो मैं ये भी लिख सकता हूं ब्रैकेट में करके, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का जस्ट ये रेसिप्रोकल होता है। अब यूनिट देखते हैं। हमने देखा था जो रेजिस्टेंस है इसकी यूनिट 1 बाई ओम है, 1 बाई ओम है। तो इसकी यूनिट कितनी होगी? तो 1 बाई ओम को जैसे मैं ऊपर ले जाऊंगा ये ओम इनवर्स हो जाएगा। इस ओम इनवर्स को OHM लिख रहे थे हम, ओम को ओम लिख रहे थे, ओम इनवर्स को हम लिखते हैं MHO। भाई ओम को जैसे इसको भी उल्टा करके लिख दिया तो इट इज MHO। ओम को उल्टा करके लिखूंगा MHO। या फिर इस MHA को कई बुक्स में साइमन से भी रिप्रेजेंट करता है, SIE, साइमन्स, जिसे हम S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कंडक्टेंस आसानी है कि कितनी आसानी से करंट फ्लो हो रहा है। कंडक्टेंस उल्टा है, रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम थी तो इसकी या तो ओम इनवर्स हो जाएगी, या फिर मोह लिख सकता हूं, या फिर साइमन लिख सकता हूं। इतनी बात शायद मुझे यहां से क्लियर होती है। ऐसे ही एक और टर्म को अगर मैं समझूं यहां पे, इट इज कंडक्टिविटी। इट इज कंडक्टिविटी। अगर कंडक्टिविटी को मैं पढ़ना चाहूं, अगर किसी स्पेसिफिक, देखो रेजिस्टेंस मे बी मोर और लेस फॉर एन एलिमेंट, डिपेंड करता है वो ऑब्वियस बात है बहुत सारी चीजों पे। बट अगर मैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस को पढ़ रहा हूं, स्पेसिफिक का मतलब है फिक्स, हर सब्सटेंस के लिए एक कंडक्टेंस फिक्स होगा। भाई अगर आयरन है तो आयरन के लिए एक फिक्स कंडक्टेंस होगा जिसको हम कंडक्टिविटी या फिर इसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं। तो जो कंडक्टिविटी होता है ये रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है। तो द रेसिप्रोकल, जैसे रेजिस्टिविटी सभी की फिक्स होती है ऐसी कंडक्टिविटी भी सभी की फिक्स होती है। तो द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, तो रेसिप्रोकल है ये रेजिस्टिविटी का। इसको जनरली रिप्रेजेंट करते हैं कप्पा से, के ऐसा करके इसको बना देते हैं। ये रेसिप्रोकल है रेजिस्टिविटी का, रेजिस्टिविटी ये है। अब अगर मैं इसकी यूनिट लिखना चाहूं तो इसकी यूनिट क्या बन के आएगी? इसकी यूनिट क्या बन के आएगी? रेजिस्टिविटी की जो यूनिट थी वो 1 अपॉन में ओहम मीटर होगी, ऑब्वियस है। अगर इसको ऊपर ले जाऊंगा तो हो जाएगी ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओहम इनवर्स को अभी जस्ट हमने देखा, हम MHO भी लिख देते हैं, MHO, और MHO मीटर इनवर्स है, मीटर इनवर्स साथ में। या फिर इसकी और यूनिट बनाना चाहूं तो MHO को हमने देखा साइमन भी कहते हैं, ओम इनवर्स को हम जनरली MHO को हम साइमन भी कहते हैं। तो साइमन हो गया और मीटर इनवर्स तो साथ में चल ही रहा है। तो यूनिट सारी ध्यान में रखनी है। यूनिट ध्यान में रखेंगे तो फिजिकल पढ़ने में बहुत आपको आसान है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस। रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस में क्या रिलेशन होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने देखा रेजिस्टेंस इक्वल टू रो L बाय A होता है। हमने रेजिस्टेंस का उल्टा देखा कंडक्टेंस होता है जो कि 1/G लिख सकता हूं। रेजिस्टिविटी का उल्टा कप्पा होता है। रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी होता है 1/K L अपॉन A। जैसे ही मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, तो यहां से K इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में आएगा, G इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये हो जाएगा L अपॉन A। दैट मीन्स कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टेंस लेंथ पर यूनिट एरिया। कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टेंस लेंथ पर यूनिट एरिया। और ये जो यूनिट एरिया होता है इसी को हम सेल कांस्टेंट भी बोलते हैं, सेल कांस्टेंट भी बोलते हैं।
और कई बुकों में सेल कांस्टेंट को एक्स से रिप्रेजेंट करता है, एक्स से रिप्रेजेंट करता है। ये जनरलाइज फॉर्म में हमने देखे थे। तो मुझे समझ में आया जो कंडक्टिविटी है, जो कंडक्टिविटी है वो इक्वल है कंडक्ट इनटू में सेल कांस्टेंट, कंडक्टेंस इनटू में सेल कांस्टेंट। तो कंडक्टिविटी थी ये कप्पा, कंडक्टेंस था ये जी, और ये सेल कांस्टेंट था एल बाई। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा सेल कांस्टेंट के बारे में भी जानने की कोशिश करता हूं। ये सेल कांस्टेंट क्या है कि कितने एरिया में कितना जो है इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, दैट मींस जनरली मैं सेल कांस्टेंट कह सकता हूं। और जो सेल कांस्टेंट है, अगर मैं इसकी, तो ऊपर है लेंथ मीटर में, नीचे है एरिया मीटर स्क्वायर में, इसको जैसे ही मैं कट कर दूंगा तो आ जाएगा 1/मीटर या फिर 1/सेंटीमीटर। आप ऐसे लिख लीजिए, चाहे आप इसको मीटर इनवर्स करके लिख लीजिए, चाहे आप इसको सेंटीमीटर इनवर्स करके लिख लीजिए, बात एक ही। ठीक, इज द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। चलिए एक बात और लिखना चाहेंगे, अच्छा सेल कांस्टेंट के लिए एक बात और लिख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं यही साइड में लिख देता हूं, सेल कांस्टेंट के लिए ही, सेल कांस्टेंट ही चल रहा है तो इसके साइड में ही लिख देता हूं। लिखें फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट, फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट इन ए सेल L by A, मतलब सेल कांस्टेंट रिमेन्स कांस्टेंट, L by A रिमेन्स कांस्टेंट, ध्यान में रखें, L by A रिमेन्स कांस्टेंट। एक और बात लिख सकते हैं, इट डज नॉट चेंज ऑन चेंजिंग, it does not change on changing the type of electrolyte, the type of electrolyte, it only changes, it only changes with change of the cell, it only changes with the change of the cell, केवल सेल के चेंज होने पे ये चेंज हो सकता है। चलिए मैं कुछ यूनिट कन्वर्जन देखता हूं, हालांकि यूनिट कन्वर्जन मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, बट फिर भी आप ध्यान में रख सकते हैं इन यूनिट कन्वर्जन को जो आपको काम में आएंगे, और आपने ऑलरेडी यूनिट कन्वर्जन देखे होंगे। तो जनरली जल्दी से मैं देख लेता हूँ, यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, ये मुझे बहुत सारे चैप्टर्स में पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है, जो है यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, तो मुझे बहुत चैप्टर में पढ़ने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो यूनिट ऑफ वॉल्यूम में हमें ध्यान रखना है, वॉल्यूम जो है 3 डायमेंशन यूनिट है, वॉल्यूम 3 है, तो जनरली वॉल्यूम अगर 3D है तो उसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों आती हैं, दैट मींस वॉल्यूम को मीटर में डाला जाता है। हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास 1 मीटर लेंथ वाली, 1 मीटर ब्रेथ वाली और 1 मीटर हाइट वाली अगर वाटर है, या वाटर कहीं पे फिल है, या कोई वाटर टैंक है, तो उसमें 1000 लीटर तक पानी आ सकता है, 1000 लीटर पानी आ सकता है, 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेथ, 1 मीटर हाइट। तो हम जानते हैं वॉल्यूम जो है वो जनरली मीटर क्यूब में निकाला जाता है। तो अगर उस मीटर को लीटर के बराबर लाना है, मीटर क्यूब को लीटर के बराबर लाना है, तो ध्यान में रखना है 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर इक्वल्स टू 1000 लीटर। तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरा 1 मीटर क्यूब है उसमें 1000 ऑफ लीटर्स जो है वाटर स्टोर हो सकता है। अब हमें पता है मीटर को हम सेंटीमीटर, डेसीमीटर इन सब में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए भी यूनिट कन्वर्जन ऑलरेडी मैं काफी बार पढ़ा चुका हूं, बट एक बार फिर से मैं जल्दी से क्विक रिकैप कर देता हूं कि यूनिट कन्वर्जन में जो हमारी सबसे छोटी यूनिट लेके चलते हैं वो हमारी मिली चलती है, फिर उसके बाद सेंटी चलती है, फिर डेसी चलेगी, फिर उसके बाद मीटर चल जाएगी अगर मीटर्स में नाप रहा हूं, फिर ऐसी डेका चलेगी, फिर ऐसी हेक्टो चलेगी, डेका हेक्टो, फिर उसके बाद किलोमीटर चल जाएगी। ठीक है, मिली सेंटी डेसी मीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर। ऐसे ही अगर ग्राम में है तो मिली सेंटी ये हो जाएगा डेसी ग्राम, डेका हेक्टो ये हो जाएगा किलोग्राम, ध्यान में रखना। और ऐसे लीटर में चल रहा है तो मिली सेंटी डेसी लीटर, डेका हेक्टो किलो लीटर, ये यूनिट्स हैं। ऊपर से नीचे आऊंगा तो मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, दैट मींस 1 सेंटीमीटर को पूछे कितने मिलीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर।
सेम ऊपर से नीचे जितना भी आऊंगा 10 से मल्टीप्लाई करता हुआ चलूंगा, इंटू 10 करना, इंटू 10 करना। दैट मीन्स नीचे वाले को, अगर नीचे वाले से ऊपर 1 डेसीमीटर क्यूब में आपसे पूछा जाए कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 1 डेसीमीटर क्यूब में 10 इंटू 10, 10 आया सेंटीमीटर पे, 10 आया मिलीमीटर पे, तो 10 इंटू 10, दैट मीन्स आप कह सकते हो यहाँ पे 100 मिलीमीटर। ऐसे ही यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई आप यहाँ 10 आप मल्टीप्लाई करते हुए आएंगे। यदि मैं आपसे पूछूं 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर हैं, तो देखिए 10, फिर ये 10, फिर ये 10, 10, 10, दैट मीन 6 बार 10 आ रहा है, 10 की पावर 6 मिलीमीटर हमें देखने को मिल सकता है, 10 की पावर 6 मिलीमीटर ही हमें देखने को मिल सकता है। तो आप इस तरीके से यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं। जैसे आप दूध जो है लीटर्स में लेने आते हैं, जनरली घर का जो दूध आता है वो जनरली लीटर्स में आता है। ऐसा नहीं है कि आप 1 किलो लीटर दूध लेंगे, क्योंकि अगर आप 1 किलो लीटर दूध लेने गए हैं तो समझिए आपको कितना दूध लाना पड़ेगा। तो 1 किलो लीटर इक्वल टू, देखिए किलो लीटर से हेक्टो में गया 10 से मल्टीप्लाई, डेका में गया 10 से मल्टीप्लाई, लीटर में गया 10 से मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 10 की पावर 3 लीटर। तो 1 किलो लीटर में आप 1000 लीटर दूध ले आएंगे। दैट मीन्स अगर घर के लिए आप 1 या 2 किलो दूध ला रहे हैं, उससे 1000 गुना जो है आप दूध घर के लिए ले आएंगे। ठीक है ना। तो इन यूनिट कन्वर्जन्स को आपको ध्यान में रखना है, इन्हीं का यूज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं आपसे जैसे यूनिट कन्वर्जन जल्दी से अप्लाई कराता हूं, उसमें क्या आपको कन्वर्ट करना है। एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। कन्वर्ट डेंसिटी है आपकी 5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब इन ग्राम पर लीटर, इन ग्राम पर लीटर। तो किलोग्राम मीटर क्यूब है, इसको ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करना है। तो इट इज वेरी सिंपल। अगर आपको किलोग्राम मीटर क्यूब में है, इसको ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको सिंपल वे में कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आप डेंसिटी रो इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ दैट मीन्स 5000 ये है। किलोग्राम है, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, दैट मीन्स 10⁻³ ग्राम्स। अपॉन में 1 मीटर क्यूब को, अपॉन में मीटर क्यूब है, इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है? तो 1 मीटर क्यूब में 10⁻³ लीटर्स होता है। अभी जस्ट हमने देखा 10⁻³ से 10⁻³ को यदि आप कट करते हैं तो ऑब्वियस बात है ये 5 इंटू, देखो कोई वैसे चेंज नहीं हुआ है, 5 इंटू 10⁻³ ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट हो गया। बट ध्यान रखना किलोग्राम मीटर क्यूब से ग्राम पर लीटर में आपने कन्वर्ट कर दिया। तो इन यूनिट कन्वर्जन से आप इन चीजों को बहुत ही सिंपली वे में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एक और ले लीजिए, आपके पास है सेकंड, कन्वर्ट 10 किलोग्राम पर लीटर इंटू, हालांकि सब बचपन में पढ़ाया जाता था, इंटू ग्राम पर मीटर क्यूब। अब से ये कन्वर्ट करने को कह रहा है, तो ऑब्वियस बात है 10 है, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, 10⁻³ ग्राम्स। लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो 1 लीटर क्यूब में 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएंगे, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 10⁻³ लीटर क्यूब थे। 10⁻³ इधर आएगा, माइनस में चला जाएगा, दैट मीन्स 10⁻³ ये मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दैट मीन्स जैसे ही आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 10⁻³ ये 10⁻6 हो जाएगा, प्लस ऊपर जाएगा 10⁻6, और ये जाएगा 10⁻7 ग्राम मीटर क्यूब। तो आई थिंक इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ये बहुत ही आसान है समझने के लिए। ऐसे ही कुछ और कहानियों को पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट इज कंसंट्रेशन, और जनरली ये कंसंट्रेशन वर्ड को ही मोलैरिटी बोला जाता है, मोलैरिटी। और मोलैरिटी आपने पढ़ी होगी, मोलैरिटी इज नोटेड बाय M, कंसंट्रेशन इज नोटेड बाय C। चाहे इसे C कह लो, चाहे इसे M कह लो। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये वॉल्यूम किस में होता है? जनरली लीटर्स में होता है, लीटर्स में होता है। या फिर हमने ये भी पढ़ा है कि 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। क्यों होता है? इसको आप घर से ट्राई करेंगे। 1 लीटर में 1 डेसीमीटर क्यूब भी होता है, इसको ध्यान में रखना है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर और डेसीमीटर क्यूब में भी वॉल्यूम जनरली हो सकता है। अच्छा, अब जो ये नंबर ऑफ मोल्स होता है, नंबर ऑफ मोल्स, इसके लिए भी फॉर्मूला होता है, ये होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स, यही नंबर ऑफ मोल होता है।
वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अगर इस फॉर्मूले को मैं जनरलाइज और करना चाहूं तो इस फॉर्मूले को जनरलाइज करा सकता है। जनरली हम जानते हैं कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं, मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं। तो लेट अस से मैं सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल को 1 मान लेता हूं, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को 2 मान लेता हूं, सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स को 2 मान लेता हूं। तो यदि मैं यहां पे मोलरिटी या कंसंट्रेशन का फॉर्मूला बनाऊं, इट इज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, सॉल्यूशन नॉट सॉल्वेंट, सॉल्यूशन इन लीटर। आप जानते हैं सॉल्यूट जनरली कम अमाउंट में लेते हैं, सॉल्वेंट जनरली ज्यादा अमाउंट में आप लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है वेट, वेट ऑफ सॉल्यूट W1 अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये जनरली फॉर्मूला होता है। और यदि यहां पे ये वॉल्यूम जो लीटर की जगह, इफ वॉल्यूम लीटर की जगह ग्राम में हो जाए, इफ वॉल्यूम इन ग्राम, तो यूनिट कन्वर्जन ही है, बस थोड़ा सा लेके चल रहा हूं। इफ वॉल्यूम इन ग्राम्स, अगर यही वॉल्यूम ग्राम्स में आ जाए, इफ वॉल्यूम इन ग्राम्स, अगर यही वॉल्यूम ग्राम्स में अगर आ जाए, तो मुझे जानना है कि वन जो हमारा सॉरी ग्राम में नहीं, लीटर की बात कर रहा हूं, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, क्लास में अगर डिस्टर्बेंस होता है फिर डिस्टर्बेंस ही जाता है। वॉल्यूम इन लीटर्स, अगर लीटर्स की मैं बात कर रहा हूं तो मैं जानता हूं 1 लीटर में, सॉरी अगर वॉल्यूम इन मिलीलीटर है, सॉरी फॉर दैट, ये डिस्टर्बेंस हमेशा गड़बड़ करता है। चलिए वॉल्यूम इन ml, अगर मिलीलीटर में वॉल्यूम दिया है तो हम जानते हैं 1 लीटर 1000 मिलीलीटर होता है, और 1 मिलीलीटर में 1/1000 लीटर्स हो जाएगा। अगर मान लीजिए वॉल्यूम आपको ml में दिया है तो इस ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये जो मोलरिटी या फिर जो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला है ये हो जाएगा W1 अपॉन में M1 इनटू में वॉल्यूम जो ग्राम में था लीटर में कन्वर्ट करना है, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपने 1000 से डिवाइड करा होगा, 1000 डिवाइड में आएगा तो ऊपर ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। कब? जब वॉल्यूम केवल ml में आपको दिया होगा, मिलीलीटर में दिया होगा। अब मोलरिटी की यूनिट क्या होती है? तो ये था नंबर ऑफ मोल, तो मोल बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, दैट मींस मोलरिटी की यूनिट हो गई मोल पर लीटर, इट इज मोल पर लीटर। ये भी चीजें आपको ध्यान में रखनी। चलिए तो आज की क्लास को मैं इतना ही रखता हूँ, यहाँ तक पढ़ाने के बाद जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम देखेंगे कैसे हम जो है मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, ये सब चीजें हम जो है नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। और धीरे धीरे हम जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो पोर्शन है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस पढ़ रहे हैं, इसके न्यूमेरिकल्स अच्छे से देखेंगे किस तरीके से न्यूमेरिकल यहाँ आते हैं। फिर हम जानने की कोशिश करेंगे इलेक्ट्रिकल जब कंडक्टेंस हो जाएगा, मेटलिक कंडक्टेंस हो जाएगा, फिर इसकी कंपेरिजन स्टडी भी देखेंगे कि किस तरीके से इनमें जो है सेम थिंग आपको देखने को मिलती है। फिलहाल यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज आस्क योर डाउट्स। नहीं भैया। हाँ भैया आकाश, कोई डाउट है? क्लियर है? भैया क्लियर है जी भैया। तो आज जस्ट बेसिक देखा था, बाकी जो है 25 तारीख से पता चल गया होगा, क्लास शुरू होगी 3rd ईयर की। हाँ ठीक जी है ना? भैया। तो आप उसके रिगार्डिंग भी और स्टूडेंट्स को बता सकते हैं। और कोई हाँ डाउट्स भैया, हैं, आपने कुछ पढ़ा है? हाँ जी, क्या कह रहे हो? रोहित और ऋतिक शंकर का तो ज्वाइन करवा दिया भैया। ठीक है भाई, ठीक है, ओके। और हैं तो आप उन्हें बता सकते हैं। और कोई डाउट है आपको प्रीवियस तो प्लीज आस्क योर डाउट्स। चलिए तो अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। जी भैया।